मॉड्यूल के इस पार्ट का आपकी किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेशन नहीं, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, इसका किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेशन नहीं है। ये आपकी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है कि आपका ये कौन सा एलसी का हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है, ठीक है, एलसी का बेनिफिशियरी कौन है, ये सब चीजें आपको आप अपना एलसी डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो उसमें से मिल जाएगी, ठीक है। एलसी की एस्टिमेटेड डेट क्या है, मेजॉरिटी डेट क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, ठीक है। एलसी का किस चीज की एलसी आप खोल रहे हैं, ठीक है। बैंक कौन सा है जिसके थ्रू एलसी आप खोल रहे हैं, अमाउंट कितनी है, एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट अगर आप ये आपके लिए फायदेमंद चीज़ है कि आपको कन्वर्जन भी वहीं पर मिल जाती है कि आपने अगर पाउंड में ट्रांजैक्शन करनी है, डॉलर में ट्रांजैक्शन करनी है, वो आपके सामने वो डिटेल आ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी क्या है जिसके लिए आप एलसी की बात करें। अब अगेन आपको जो अगर आप इसके अलावा किसी आइटम की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आपको डालना पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट नहीं डालेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए और फिर वही बात है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे आप लिख रहे हैं ये आप अपने मोर ऑफ आप मैनेजमेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एलसी है, इस एलसी के अंदर कितनी क्वांटिटी है, कितनी यूनिट प्राइस है, ये सब चीज़ें आपको वो लिखने देगा। देखिए पहले आपकी वो यूनिट प्राइस तो बिल्कुल टच नहीं करने देता था, फाइनेंशियल में जब बात करते थे वो तो आपने जो सेट की हुई थी उस पर चलता था। ये चूंकि वो नॉन फाइनेंशियल लिंक डॉक्यूमेंट है, ये सॉर्ट ऑफ आप रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट में प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग रख सकते हैं एलसी की, इसलिए इसके अंदर आपको सब जगह इजाजत है, जो कोई भी फील्ड रीड ओनली नहीं है। मगर बात ये कि अगर ये इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन परचेज इनवॉइस के साथ कोई लिंकअप अगर मिल जाए ना तो क्या ही बात है, एग्जैक्टली ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसका भी परचेज इनवॉइस के साथ कोई लिंकअप होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अभी सारी बातें कर रहे हैं और ये एक मिनट आप परचेज इनवॉइस खोलें ना, मैं इसमें एक पॉइंट रेज कर दूं। अगर मेरा माउस ने वफा कर दी तो जी माउस इधर जी अभी देखें इधर अगर आपके पास एक ऑप्शन ये आ रही हो कि जी ये इंपोर्ट है कि लोकल है। इंपोर्ट की सूरत में आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हो, जिस तरह इसमें ये रेट दे रहा है, इसी तरह एक बॉक्स आ रहा हो कि जिसमें आपको ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा हो, बिल्कुल उधर आ सकता है। या दूसरी सूरत है कि आपके पास परचेज जो है ना, ये परचेज जी ये उधर रेफर हो रही है, क्योंकि अगर आप उसको कॉस्टिंग भी अपना मेंटेन कर लेते हैं और आप उसका रेफरेंस इसमें नहीं देते कोई बात नहीं। परचेज अगर उधर आपकी वो लिंकअप हो रही है तो आपको एग्जैक्ट परचेजेस पता चलती जा रही हैं कि जी मेरी इस आइटम की अब ये परचेज हो गई, इतना इसके ऊपर वो फ्रेट आपने वो ऑलरेडी फिक्स किया हुआ था जी, तो आपका रेट ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। या ये कर सकते हैं ना आप, जैसे देखिए किसी एलसी के रिलेटेड आपको बिल ऑफ फैक्ट्री बनेगा नॉर्मली, तो आपका यहाँ पे एक रेफरेंस आ जाए एलसी का, ठीक है। एलसी के रेफरेंस को, एलसी के डेटा को वहाँ से पिक कर ले, क्योंकि यहाँ तो आपको मैनुअली पंचिंग करना पड़ेगा सारा, ठीक है ना। आप वो एलसी का रेफरेंस पिक करें, एलसी से जो रेलेवेंट डाटा यहाँ भी उठाने वाला है सारा उठा कर आप उसको चेक कर ले, सेव कर लिया, ठीक है ना। कॉस्ट शीट्स तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बनती है ना, एलसी बेसिकली है तो कॉस्ट शीट ही ना जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। अगर ये वहाँ सिंपली एक लिंक लगे यहाँ पे जो इस एलसी, क्योंकि वही कंप्यूटर में आपके वही इंटरफेस पे डाटा पड़ा हुआ है, बल्कि इसी मॉड्यूल में पढ़ा आपने, तो मॉड्यूल को भी इंटीग्रेट नहीं करना है इसके अंदर। तो मैं तो आईटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर मेरे अंदाजे मुताबिक ये छोटा मसला है, बड़ा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला। तो इसको अगर आप लिंक कर दें तो आपका काफ़ी हद तक सोल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकता है। और आपकी ये बात भी ठीक है, अगर आप नीचे लिंक करा दें नीचे भी लिंक हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नीचे भी हो सकता है। मगर सब ऊपर लिंक करना और सारे डाटे को पिक करना, रेलेवेंट डाटे को पिक करना, और अगेन फिर वो यही है कि आप पता है कौन कौन सा डाटा पिक करना है। वो जहाँ अगर हम वापस आए उसके ऊपर, तो अगर प्रॉफिट वगैरह वाली जो बातें हैं वो तो हमें जरूरत नहीं है उसकी, ये देखिए ना, प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, सेलिंग प्राइस की जरूरत नहीं है, आपको यूनिट प्राइस टोटल की जरूरत है, यूनिट्स की क्वांटिटी की जरूरत है, बेसिकली ये सब चीजें पिक हो जाएगा, दैट इज गुड इनफ फॉर यू। और जनरली स्पीकिंग जो अभी परचेज इनवॉइस है उसमें एक बिल ऑफ एंट्री नंबर, क्योंकि बहुत आपकी काफ़ी जगह ऐसा होता है कि परचेज, खासतौर में रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो कम ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल इंपोर्टेड नहीं यूज हो रहा, कुछ ना कुछ इंपोर्टेड कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तो बिल ऑफ एंट्री रेफरेंस वगैरह आ जाए तो एटलीस्ट अगर आप चलो एलसी की कॉस्टिंग नहीं भी कर रहे तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन भी हो, आप उसको एंटर कर सकते, ठीक है। आइडियली अगर एलसी लिंक हो जाए तो फिर तो हमारे लिए काफ़ी है। ये देखिए अगर आप एक्सपेंसेस देखें तो फिर एक बार ये सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब ये सारे एक्सपेंसेस जो इंडिविजुअली आ रहे हैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में, जिन आइटम्स का आपने इनपुट टैक्स क्लेम कर लेना होता है, ठीक है, उसके अंदर ये एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है। क्या चीज एक तो बार दोबारा बताना। अगर आपने ये एक्सपेंसेस, ठीक है,
इनका इनपुट टैक्स क्लेम कर लेना सेल टैक्स में, तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? आपने इस परचेज पे सेल टैक्स इनपुट क्लेम करना है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस कहाँ क्लेम होंगे? क्या ये परचेज इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? परचेज इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। पार्ट बन जाएगा। हाँ। और अगर आपने नहीं इनपुट टैक्स क्लेम करना, नहीं, जितने जो भी इंपोर्ट होती है तो उसमें तो इनपुट टैक्स पहले वो सारा टैक्स कैलकुलेट करके आप पे कर चुके होते ठीक है ना, ये भी इंपोर्ट के सारे एक्सपेंसेस हाँ। हैं, ठीक है ना, ये सब इंपोर्ट के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अगर आपने उसमें इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो क्या ये अलग हेड्स में जाएंगे? एयर फ्रेट, क्लियरिंग चार्जेस, ड्यूटी, सेल टैक्स, एलसी चार्जेस सेपरेट हेड्स में जाएंगे या सिंगल हेड में जा रहे होंगे? एक सिंगल हेड में जाएंगे इंपोर्टेड परचेज में। हाँ। इंपोर्ट परचेज क्योंकि ये आप देखें ना, ये उसकी कॉस्ट के अंदर शामिल है ये सारे। ये आप इसको अलहदा पीएनएल में या कहीं एक्सपेंस आउट में अलहदा ट्रीट नहीं करते। सर क्या कहते हैं? मेरा जो मेरे क्योंकि अब वो काफ़ी अर्सा हो गया किए हुए, मेरा जहाँ तक नॉलेज है वो यही है कि जो हमारी ड्यूटीज़ एंड सेल्स टैक्स है, ये बेसिकली हमारी उस सूरत में कॉस्ट बनती है कि जिस वक्त हम क्लेम नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली। बाकी चीज़ें तो हमारी कॉस्ट ही हैं। अगर वो क्लेम होना है या नहीं होना है, इन सब ने तो अभी कॉस्टिंग करना है, ठीक है। फैसल आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक था, दोनों से। मगर अगर आपने सेल टैक्स क्लेम नहीं करना है, ठीक है, या आप सेल टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, तो वो सेल टैक्स फिर आपका पार्ट बन जाएगा कॉस्ट का, ठीक है। अदर देन इनकम टैक्स नॉर्मली सारे टैक्सेस आपके कॉस्ट के पार्ट बन रहे होंगे, ठीक है। मगर अगर वो रिकवरेबल है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो रिकवरेबल के तौर पे एक अलग हेड में चला जाएगा। और अगेन क्योंकि यहाँ भी वो लिंकिंग कोई भी नहीं लगाएगी ना, अगर यहाँ पे वहाँ पे लिंकिंग आ जाए तो हमें खासा फायदा हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट बनाते हुए या आपको इम्पोर्टेड मटेरियल की कॉस्ट बनाते हुए इन तमाम चीज़ों का हेल्प आउट हो सकता है। और अगर आप इसको थोड़ा एडवांस्ड अकाउंटिंग करना चाहें, तो अगर आप इनको सेपरेटली भी बुक करना चाहते हैं एज सी फ्रेट, क्लियरिंग चार्जेस, ड्यूटी, एलसी चार्जेस, तो सेपरेटली भी बुक हो सकते हैं। रूटीन में हो रहे होते हैं, मगर असल में एक मसला ये भी आ जाता है ना कि जब आप लेजर की तरफ देख रहे होते हैं ना, तो ये जो हेड्स हैं इनमें आपकी बिलिंग उस तरह आ नहीं रही होती कि आप उसको इनवॉइस वाइज एंटर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बाज़ दफ़ा ये हो रहा है कि जो आपका कस्टमर जो क्लियरिंग एजेंट होता है वो एक से ज़्यादा मल्टीपल जो होती है उनकी आपको इकट्ठी इनवॉइस भिजवा रहा होता है, और आप अपने पास बुकिंग उसको बाज़ दफ़ा तो लोग इकट्ठे भी कर देते हैं। इकट्ठे भी करते तो इस वजह से कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर आपकी परसेंटेज रूटीन में यूज़ हो रही होती है, ठीक है। कि हमारे पास कितने लोडिंग कितनी आ रही है इसकी, एयर फ्रेट जो है वो इतने परसेंट हमारी पड़नी पड़ी है, इंश्योरेंस जो है वो 0.1% पड़नी है, ठीक है। तो वो आप उसकी ये इधर वो मतलब ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं देख रहे होंगे, वो इसको अपनी वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आपको पता है किधर आएगा? इसका इम्पैक्ट आपका सूलन आना चाहिए आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन।